हाल ही में सुनील गुप्ता और सुनेत्रा चौधरी की एक किताब प्रकाशित हुई है, ब्लैक वारंट कन्फेशंस ऑफ अ तिहाड़ जेलर, जिसमें फांसी पाए अपराधियों के अंतिम क्षणों का वर्णन किया गया है। साल 1982 में जब खूंखार अपराधियों रंगा और बिल्ला को फांसी दी गई तो सुनील गुप्ता वहां मौजूद थे। कौन थे रंगा बिल्ला, उन्होंने कौन सा अपराध किया था और रंगा बिल्ला को फांसी देते समय क्या क्या हुआ, बता रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में। 1982 में जनवरी के आखिरी दिन तिहाड़ जेल में दो कुख्यात हत्यारों रंगा और बिल्ला को फांसी देने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। जब वो सुबह 5 बजे उठे तो दोनों को चाय का एक एक प्याला दिया गया। उनसे आखिरी बार पूछा गया कि क्या वो मजिस्ट्रेट के सामने अपनी वसीयत रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। दोनों ने इससे इनकार किया। दोनों के हाथ में हथकड़ियां पहनाई गईं और ब्लैक वारंट में फांसी के लिए दिए गए समय से 10 मिनट पहले उनसे उस प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ने के लिए कहा गया जहां फांसी का फंदा लगा हुआ था। मैंने ब्लैक वारंट कन्फेशंस ऑफ ए तिहाड़ जेलर के लेखक सुनील गुप्ता से पूछा कि तिहाड़ जेल में मौत की सजा का इंतजार कर रहे रंगा और बिल्ला का व्यवहार कैसा था। जो रंगा था जॉली किस्म का इंसान होता है वैसे था, 5'9", 5'10" इसका कद था और वो हमेशा खुश रहता था। उसको ये कोई वो नहीं होती थी कि क्या होगा, फांसी होनी है। एंड ही यूज्ड टू से, उन दिनों में एक बॉलीवुड स्टारर थी, वो कहता उसमें मैंने रंगा खुश करके उसमें एक डायलॉग था, कहता वो मैंने बोला था। जो बिल्ला था वो पेशे से ड्राइवर था, टैक्सी चलाता था, हमेशा सीरियस रहता था। वो हमेशा रोता रहता था कि रंगा ने मुझे फंसवा दिया। रंगा कहता था मुझे बिल्ला ने फंसवा दिया। तो उनकी हमेशा ये आपस में तकरार होता रहता था। जेल में जो हमारा कानून है वो ये कहता है कि किसी को अगर डेथ सेंटेंस हुई है तो आप उसको एक ऑर्डिनरी कन्विक्ट जो है आप समझेंगे जब तक कि उसकी मर्सी पिटीशन जो है रिजेक्ट नहीं हो जाती। जिस टाइम पे मैं गया उस टाइम पे, क्योंकि अभी तो इनका जुडिशियल प्रोसेस चल रहा था, तो मैं देखता था जेल में खेलते रहते थे, बैडमिंटन खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे। आखिर इन दोनों ने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि पूरा देश उन्हें फांसी के फंदे पर लटकते हुए देखना चाहता था। ब्लैक वारंट पुस्तक की सहलेखिका और हिंदुस्तान टाइम्स की राजनीतिक संपादक सुनेत्रा चौधरी बताती हैं। जैसे हम लोगों की जनरेशन में एज अ रिपोर्टर हमारे लिए सबसे बड़ा क्राइम जैसे निर्भया था, तो उसके पहले जो जनरेशन वाले हैं उनके लिए जो सबसे बड़ा क्राइम तो वो बिल्ला और रंगा वाला केस है। आजकल के लोग सोच ही नहीं सकते हैं कि दिल्ली में कोई इतने इनोसेंट होंगे या फिर समय इतना इनोसेंट होगा कि वो अपने मम्मी पापा को बता के जाते हैं कि हम लिफ्ट लेके पहुंच जाएंगे। ऑल इंडिया रेडियो उनका एक शो था और जाते वक्त उन्होंने किसी से लिफ्ट लिया क्योंकि बारिश शुरू हो जाती है, और लिफ्ट लेते वक्त हुआ ये कि दो गुंडे जो थे जो कि बॉम्बे से आ रहे थे, उनका प्लान ही यही था कि किसी गाड़ी को चोरी करेंगे, कुछ रॉबरी करेंगे, मतलब छोटे स्मॉल टाइम क्रिमिनल टाइप के थे बिल्ला और रंगा। और उन्होंने कैसे इन दोनों को किडनैप किया ये सोच के कि उनके मम्मी पापा के पास बहुत सारे पैसे होंगे, उनको रैंसम मिलेगा, लेकिन कैसे वो उलझता गया और फिर किसी तरीके से वो रेप का मामला हो गया और फिर मर्डर हुआ। 2 किशोर बच्चों की हत्या और लड़की के साथ बलात्कार ने पूरे भारत को हिला कर रख दिया था। मशहूर पत्रिका इंडिया टुडे में 30 सितंबर 1978 के अंक में दिलीप बॉब ने लिखा, गीता और संजय चोपड़ा के पिता ने बताया कि वो धौला कुआं ऑफिसर्स क्वार्टर्स से शनिवार शाम 6:15 बजे निकले। गीता जीसस एंड मेरी कॉलेज के कॉमर्स में सेकेंड ईयर की छात्रा थी और उन्हें उस शाम संसद मार्ग स्थित आकाशवाणी स्टूडियो में युवाणी के इन द ग्रूव कार्यक्रम में भाग लेना था। 5 फीट 10 इंच लंबा उनका भाई संजय 10वीं कक्षा का छात्र था। बाहर बादल छाए हुए थे और सुबह से रह रहकर बारिश हो रही थी। तय ये हुआ था कि कार्यक्रम के बाद कैप्टन चोपड़ा अपने बच्चों को आकाशवाणी भवन के गेट से ले लेंगे। जब वो 9 बजे वहां पहुंचे तो वहां बच्चों का कोई पता नहीं था। जब उन्होंने अंदर पूछताछ की तो उन्हें बताया गया कि गीता और संजय चोपड़ा वहां रिकॉर्डिंग के लिए पहुंचे ही नहीं। इन बच्चों को ढूंढने के लिए दिल्ली और कई राज्यों की पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक प्रत्यक्षदर्शी भगवान दास ने पुलिस को बताया, करीब 6:30 बजे लोहिया अस्पताल के पास एक तेज रफ्तार फिएट मेरे स्कूटर के बगल से निकली। मुझे एक लड़की की दबी हुई चीख सुनाई दी। मैं अपने स्कूटर को भगाता हुआ कार के नजदीक ले गया।
आगे की सीट पर 2 लोग बैठे हुए थे। पीछे की सीट पर एक लड़का और लड़की थे। लाल बत्ती के पास आकर जब कार धीमी हुई तो मैंने चिल्लाकर कहा, क्यों भाई, क्या हो रहा है? लड़के ने शीशे से अपना मुंह सटाकर अपनी टी शर्ट की तरफ इशारा किया जो खून से सनी हुई थी। लड़की पीछे से ड्राइवर के बाल खींच रही थी। ड्राइवर एक हाथ से ही गाड़ी चला रहा था और दूसरे हाथ से लड़की पर लगातार वार कर रहा था। मंदिर मार्ग और पार्क स्ट्रीट की क्रॉसिंग पर कार ने रफ्तार पकड़ ली और लाल बत्ती जंप करके आगे निकल गई। लड़के की शक्ल विदेशी जैसी थी और मस्टर्ड रंग की कार का नंबर था HRK 8930। रंगा और बिल्ला इन दोनों को बुद्धा गार्डन की तरफ रिज इलाके में ले गए, जहां उन्होंने एक सुनसान इलाके में कार रोककर पहले संजय चोपड़ा की हत्या की और फिर गीता के साथ बलात्कार किया। बाद में रंगा ने अपने एक बालिया बयान में कहा, मैं लड़की को उस तरफ ले जा रहा था जहां उसके भाई की लाश पड़ी हुई थी। मैं उसके दाहिनी तरफ चल रहा था। बिल्ला ने मुझे इशारा किया और मैं थोड़ा आगे चलने लगा। बिल्ला ने पूरी ताकत से लड़की की गर्दन पर तलवार से वार किया। इस वार के तुरंत बाद उसकी मौत हो गई। हमने उसकी लाश उठाई और झाड़ी में फेंक दी। घटना की खबर फैलते ही लोगों का गुस्सा भड़क गया। बोट क्लब पर जीसस एंड मैरी कॉलेज की लड़कियों ने प्रदर्शन किया। जब उस समय के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उनसे बात करने वहां पहुंचे तो छात्रों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। एक पत्थर वाजपेयी के सिर में लगा और उनका कुर्ता खून से भीग गया। मुझे अभी भी याद है कि जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे देश के, मोरारजी देसाई थे प्राइम मिनिस्टर, वो इनके घर गए थे। ऐसा बहुत कम देखने मिलता है कि प्राइम मिनिस्टर किसी क्राइम के विक्टिम के घर जा रहे हो। वो इनके घर गए थे। वारदात के बाद बिल्ला और रंगा दिल्ली से भागकर पहले मुंबई गए और फिर आगरा। ये उनका दुर्भाग्य था कि आगरा से दिल्ली आते हुए वो कालका मेल में गलती से सैनिकों के डिब्बे में चढ़ गए और उन्होंने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उनको पैनिक हो गया ये पूरे इंसिडेंट के बाद। वो यहाँ से वो भागने लग गए और फिर एक ट्रेन में कैसे एक बोगी था जहाँ पे बहुत सारे डिफेंस पर्सनल थे। उन लोगों ने कहा कि यहाँ पे कैसे घुसा है, उनसे उनका आई कार्ड मांगा। उनको इसलिए शक हुआ क्योंकि रंगा ने बिल्ला से कहा कि वो भरा हुआ आई कार्ड देना तो उससे उनको पता चल गया कि ये बहुत ही मामला खराब है और फिर तभी उन्होंने दिल्ली के रेलवे स्टेशन पहुंचते ही उनको हैंड ओवर कर दिया। बिल्ला और रंगा को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई, जिसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने उनकी दया की याचिका अस्वीकार कर दी। दोनों को फांसी देने के लिए फरीदकोट से फकीरा और मेरठ से कालू जल्लाद को बुलाया गया। ये दो लोग जो हैं काफी लेजेंडरी हैं, आई थिंक, कालू और फकीरा। बिल्कुल ही अनऑफिशियल लेकिन हमेशा एक रिचुअल बन गया है कि उनको एक ओल्ड मंक या किसी भी अल्कोहल का बॉटल देना है, क्योंकि ये माना जाता है कि कोई भी आदमी किसी की लाइफ, इवन दो वो हैंगमैन है, वो अपने राइट सेंसेस या फिर पूरा कॉन्शियस होके शायद नहीं कर पाएंगे। और जो अमाउंट भी बहुत ही कम है जेल मैनुअल से, 150 रुपए। फिर उसके बाद बहुत लोगों ने ये कहा कि अल्कोहल वहीं पे खोल के डालते हैं। उनका ये कहना है कि उनकी जो आत्मा है जिनको उन्होंने खत्म किया, उनको शांति मिले करके वहीं पे अल्कोहल देना। इन दोनों को फांसी देने के लिए बिहार की बक्सर जेल से एक खास किस्म की रस्सी मंगवाई गई। फांसी की जो रस्सी है ये बक्सर जेल में बनती है, तो ये हम वहां से लेके आते हैं। तो उनका एक बनाने का बड़ा यूनिक वो है कि जो उसकी तारें होती हैं जिससे वो रस्सी बनती है, उसको काफी देर तक वो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रखते हैं। रस्सी बनाने के बाद उसके ऊपर वैक्स वगैरह लगाते हैं। इसमें जो जल्लाद जो आते थे, बेसिकली वो अपने आप को यमराज से कम नहीं समझते। जो फकीरा था, अगर मैं उनकी जो पर्सनैलिटी जो आपको डिस्क्राइब करूं, फकीरा बिल्कुल काले रंग का था, बिल्कुल काला, धुर काला, और पंजाबी बोलता था। जो कालू था तो उसकी पेट आगे निकला हुआ जैसे हलवाइयों का निकला होता है, और यूं बड़ी बड़ी उसने मूछें रखी हुई थी। तो जस्ट एक अपनी भी बताने के लिए कि हम जल्लाद हैं, शक्ल से भी जल्लाद लगे, यमराज लगे, इस तरीके की उनकी जो पर्सनैलिटी होती थी। फांसी से एक दिन पहले दिल्ली के 5 पत्रकारों ने रंगा और बिल्ला से मिलने की इच्छा प्रकट की। इनमें से एक थे उस समय नेशनल हेरल्ड में काम करने वाले प्रकाश पात्रा। ये जो इनके बैरक्स था ये एकदम पीछे है तिहाड़ जेल के, और उसका 3 साइड जो है, जो बिल्ला के जो एनक्लोजर था, जो बैरक, वो 3 साइड से क्लोज था और फ्रंट साइड ओपन, वो ग्रिल लगा हुआ था। मैंने सोचा था कि बहुत हट्टा कट्टा वो क्रिमिनल ये टाइप का होगा, लेकिन नॉर्मल
आदमी जैसे लग रहा था, ज्यादा हेल्दी भी नहीं था वो, और वो कांप रहा था, सीवर कर रहा था। हमेशा कहता रहा कि रब जानता है कि बिल्ला निर्दोष है, बट उसका जो सीवरिंग और उसका फेस जो है वो बेट्रे कर रहा था उसको, उसकी लग रहा था कि वो तो क्रिमिनल है ही है, लेकिन वो डरा हुआ था। हम लोगों की करीब 20-25 मिनट की मुलाकात था वहाँ पे। सवाल उसको यही था कि तुमने जो किए हो उसके लिए अभी रिग्रेट कर रहे हो क्या, रिपेंट कर रहे हो क्या? तो उसने मना किया कि मैंने ये तो किया ही नहीं, इसमें मेरे को फंसाया गया है। 31 जनवरी 1982 को बिल्ला और रंगा की गर्दन में फांसी का फंदा पहनाया गया और उनके चेहरे को काले कपड़े से ढक दिया गया। 5 बजे के करीब उनको कहा कि नहा लो, आपने नहाना है तो रंगा तो नहाया था पर बिल्ला नहाया नहीं। हम इनको कंपेल नहीं कर सकते कि आपने नहाना है। उसके बाद क्या होता है कि इनको ब्लैक कपड़े होते हैं वो पहना दिए जाते हैं। मतलब फांसी में जो चीज होती है हर एक चीज ब्लैक से शुरू होती है। कपड़े ब्लैक होते हैं, सिर के ऊपर जो इनको वो डाला जाता है, थैला डाला जाता है इनके ऊपर, वो ब्लैक होता है, जो वारंट टिश्यू होता है वो ब्लैक वारंट टिश्यू होता है, तो सब चीज ब्लैक होती है। उसके बाद जो है इनको हाथ हैंडकफ करके हाथ पीछे बांध दिए जाते हैं और फिर इनको चलते हुए जो है इनको जाना होता है फांसी के तख्ते पे। तो वहां जाके इनके पैरों को भी नीचे से बांध दिया जाता है, तो आदमी बिल्कुल बंध जाता है। फिर उसके बाद उनके गले पे जो है वो एक थैला सा होता है जो डाल दिया जाता है ताकि उनको जो बाहर क्या हो रहा है वो नजर ना आए। दूसरा क्या होता है, जब एक आदमी लटकता है तो उसकी जीभ वगैरह, कईयों की आंखें बाहर निकल आती हैं। काफी एक भयानक सा वो एक उनका रूप हो जाता है ताकि वो जो वहां पे लोग खड़े हैं उनको भयानक रूप नजर ना आए। तो उसके सिर के ऊपर काले रंग का जो है एक थैला जो है वो डाल दिया जाता है। एक टाइम पे 2 फांसी हम इकट्ठी दे सकते हैं। जैसे आप लीवर खींचते हैं तो नीचे एक 12 फीट का जो है वेल होता है, वो फांसी के तख्ता उसके बीच में गिर जाते हैं। तो जो आदमी उसके ऊपर खड़ा होता है वो एकदम झटके से नीचे रस्सी होती है एकदम उसकी जकड़ लेती है उसके गले को। उसको कहते हैं कि जेल की भाषा में कि उनका गला लंबा हो जाता है। अगर आदमी का शरीर भारी है तो आपका गर्दन ऊपर रह जाती है और बॉडी नीचे गिर जाती है। निर्धारित समय पर जेल के सुपरिंटेंडेंट आर्यभूषण शुक्ल ने लाल रुमाल हिलाया और जल्लादों ने लीवर खींच दिया। 2 घंटे बाद जब डॉक्टरों ने उनकी जांच की तो बिल्ला तो मृत पाया गया, लेकिन रंगा की नाड़ी तब तक चल रही थी। अगर वेट आपका नीचे का ज्यादा होता है तो आप बहुत जल्दी आपकी लाइफ एक्सटिंक्ट हो जाती है। अगर आपका वेट हल्का होता है तो उसमें चांसेस होते हैं कि वो वेट हल्का है। और दूसरा, अगर आपने सांस थोड़ी रोक ली तो उसमें आपकी सांस धीरे धीरे निकलती है। हमारा मैनुअल ये कहता है कि 2 घंटे बाद जेल का डॉक्टर जो है उसको देखेगा और वो देखेगा कि लाइफ एक्सटिंक्ट हुई है कि नहीं हुई, और अगर हो गई है तो वो उसमें सर्टिफिकेट दे देगा और वो सर्टिफिकेट हम जो है जेल सुपरिटेंडेंट जो जिस जज ने फांसी दी होती है उसको भेजते हैं। तो इस केस में जब रंगा को डॉक्टर ने देखा तो 2 घंटे बाद भी उसमें अभी सांस चल रही थी। तो अब क्या होता है कि जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो बड़ी टेंशन में आ जाते हैं, बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि इसको हमने लटकाया है तो लटका नहीं, क्योंकि ऐसे इंस्टांस मैंने पहले सुने थे कि किसी को फांसी लगानी थी, वो भाग गया, तभी वो हाथ और पैर जो है बांध देते हैं जब उसको ले जा रहे होते हैं। इसके केस में जो है ये मेरे सामने की बात है कि जो जेल स्टाफ था उनको एक ही होती है, टेंशन होती है कि इसकी लाइफ जल्दी एक्सटिंक्ट हो। तो उसके लिए गड्ढे में गया, गड्ढे में जाकर उसने टांग को खींचा। बिल्ला की तो एक्सटिंक्ट एकदम हो गई थी, रंगा की जो है उसको टांग खींच के जो है उसका वो किया। न ही बिल्ला और न ही रंगा के रिश्तेदारों ने उनके शवों को स्वीकार किया और जेल की तरफ से ही उनकी अंत्येष्टि की गई। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।